Bony dehiscence and bony fenestration before flap reflection for resective ostrich surgery can be detected by what? तो ये तीन चीज़ों से डिटेक्ट कर सकते हैं हम, साउंडिंग से, प्रोबिंग से और पैल्पेशन से, तीनों से कर सकते हैं. टीथ विथ prominent roots or those having displaced to facial or lingual sides may also have fenestration or dehiscence. These deformities and they show a detection by palpation, probing and sounding before any flap surgery we can do. Okay, now a 48-year-old patient was planned for the periodontal flap surgery. After the periodontal flap reflection, the alveolar bone shows irregular thick bony ledges, non-supporting bone with shallow periodontal pocket. In this scenario, the most appropriate osseous procedure to achieve physiological bone contour will be what? It is osteoplasty procedure. ठीक है, आप यहाँ पे ऑस्टियोप्लास्टी कर सकते हैं, दोनों वर्टिकल ग्रूविंग कर सकते हो या रेडिकल ब्लेंडिंग कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है. नेक्स्ट, इन द प्लेसमेंट ऑफ इमीडिएट इम्प्लांट द जीनोग्राफ्ट इज प्लेस्ड एज शोन इन द इमेज बिलो. ठीक है, जीनोग्राफ आपका बक्कल वाली साइड पे डाला है इसने, ऑन द बक्कल साइड ही इज प्लेस्ड द जीनोग्राफ्ट. ओके, सो व्हाट इज इट डूइंग? इट रिड्यूसेस द बोन रिजॉर्प्शन बक्कली. ठीक है, इस क्योंकि बक्कल की साइड पे आपने ज़्यादा डाला है, इसलिए वहाँ पे बक्कल की साइड पे अब रिजॉर्प्शन कम होगी. Next, which of the following factors is associated with biological implant failure? The factor associated with biological implant failure is infection and impaired healing and overload. Infection, impaired healing और overload, तीन चीज़ें आती हैं. ठीक है, Esposito et al. Found that infections, impaired healing and overload were the most important factors. Next, the Perio test primarily measures implant stability based upon what? Perio test implant की stability measure करता on the basis of dampening characteristic of the surrounding tissues. ठीक है, कितना डैम्पन कर रहा है सराउंडिंग टिश्यू, उसके बेसिस पे मेजर करता है. नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर व्हाट? देखो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट में इसके सरेशंस बनी हुई हैं और फाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट है लगभग. इट इज़ यूज फॉर जिंजिवेक्टोमी प्रोसीजर्स. ठीक है, एक साइड पे शार्प है और दूसरी साइड पे ऐसे ऐसे सरेशंस बनी हुई हैं. इट इज़ यूज फॉर जिंजिवेक्टोमी प्रोसीजर्स. द इमेज शोन इज अबाउट Orban interdental knife, which is used in gingivectomy. It is a periosteal elevator and is used as a separate flap from the bone. Used to separate flap from the bone. With the access, the surgeon is able to make third or interdental incision to separate the collar of gingiva that is left around the tooth. The Orban's knife is utilized for this incision. Okay. After 5 curettes are particularly useful for what? देखो, आफ्टर 5 ग्रेसी क्यूरेट्स होती हैं वो डीप पॉकेट्स इन द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ के लिए यूज़ की जाती है. एक्सटेंडेड शैंक ग्रेसी क्यूरेट्स आर मोस्ट यूजफुल इन डीप पॉकेट्स फॉर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ वेयर द लॉन्गर टर्मिनल शैंक अलाउज फॉर बेटर एक्सेस स्पेशली टू मेजियल एंड डिस्टल पॉकेट्स. नेक्स्ट, यूनिवर्सल क्यूरेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेसी क्यूरेट्स इन द वे दैट यूनिवर्सल क्यूरेट्स हैव व्हाट? यूनिवर्सल क्यूरेट्स हैज़ नो ऑफसेट ब्लेड. यूनिवर्सल क्यूरेट के पास ऑफसेट ब्लेड नहीं होता है, लेकिन जो ग्रेसी है उसके पास ऑफसेट ब्लेड होता है. ठीक है, नेक्स्ट, पिक आउट द पेयर ऑफ डबल एंडेड ग्रेसी क्यूरेट्स विच आर यूज्ड इन मीजियल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ. मीजियल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ के लिए आपके पास नंबर 11 और नंबर 12 यूज होती है. कौन सी? नंबर 11 ग्रेसी क्यूरेट एंड नंबर 12 ग्रेसी क्यूरेट. नेक्स्ट, द प्रोब हैज़ मार्किंग दैट इज 0.5 मिलीमीटर बॉल एट द टिप और फिर उसके बाद 3.5 8.5 तक एक ब्लैक मार्क है, फिर 11.5 तक एक ब्लैक मार्क है. तो कौन सा प्रोब है? इट्स इट्स WHO प्रोब दैट्स नोन एज CPITN प्रोब. ठीक है, UNC 15 में अपने पास 15 की मार्किंग होती है, लेकिन बॉल जिसमें प्रेजेंट है दैट इज WHO प्रोब या फिर इसको CPITN प्रोब भी बोलते हैं. नेक्स्ट, द इमेज शोन बिलो हैज़ फॉलोइंग मार्किंग्स. देखो, ये सिंपल सा एक इमेज दे रखी है, एक सिंपल सी मार्किंग दे रखी है इसके ऊपर. ठीक है, नाउ विच प्रोब इज इट? इट इज़ 368 प्रोब एंड इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन O प्रोब. ठीक है, जिसमें मार्किंग होती है सिर्फ 3 पर, 6 पर और 8 पर. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन वाले पे 3 ही मार्किंग होती हैं, 3, 6 एंड 8. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर्स इज प्राइमरली यूज फॉर रिमूवल ऑफ टेनेशियस सबजिंजाइवल डिपॉजिट्स? द स्केलर्स यूज फॉर प्राइमरी रिमूवल ऑफ टेनेशियस सबजिंजाइवल डिपॉजिट्स इज हो स्केलर. कौन सा यूज़ करते हो? हो स्केलर यूज़ करते हो. स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग इंस्ट्रूमेंट. सुप्राजिंजाइवल स्केलिंग के लिए यू विल गो फॉर सिकल स्केलर, क्यूमन स्केलर दैट इज यूनिवर्सल, पोस्टीरियर जैकेट, मोर स्केलर, सरफेस स्केलर, सिंगुलम स्केलर. सब जिंजाइवल स्केलर के लिए हो स्केलर, चिजल स्केलर, फाइल स्केलर आर यूज्ड टू रिमूव द टेनेशियस सब जिंजाइवल डिपॉजिट्स. क्यूरेट्स आर यूज्ड टू प्लेन द रूट सर्फेसेस बाय रिमूविंग द ऑल्टर्ड सीमेंटम एंड ऑल्सो फॉर स्क्रैपिंग द सॉफ्ट टिश्यू वॉल ऑफ द पॉकेट. फिर उसके बाद सोनिक और अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर एंड पिक आउट द ऑप्शन दैट इज रेलिवेंट फॉर द प्रोसीजर. ठीक है, आपको एक इम्प्लांट जैसा लगाया हुआ है, उसके बाद इसके ऊपर हमने आगे
पूरा ट्रीटमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज देयर इज रैपिड एपिथेलाइजेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज स्ट्रिप टेक्निक this developed by Hahn and its associates for obtaining 2 or 3 strips of gingival donor tissue of about 3 to 5 millimeter wide and long enough to cover the entire length of the recipient site. These strips are placed side by side to form one donor tissue and sutured onto the recipient side. The area is then covered with a sterile aluminum foil and surgical dressing, that is Copac. The aluminum foil prevents the surgical dressing from sticking to the suture. The advantage of this suture technique is that there is rapid healing in the donor side. Rapidly healing होती है donor side पे, ठीक है। The epithelial migration of is close to the wound edges. जो epithelial margin होती है वो close to the wound edges होती है, that's 3 to 5 millimeters and allows for rapid epithelialization to open the wound, ठीक है। The donor site usually does not require suturing and heals uneventually in 1 to 2 weeks. All right. Next, which parameter is important to perform an undisplaced flap surgery? अनडिस्प्लेस फ्लैप सर्जरी आपने करनी है तो उसके लिए आप ट्रांसजिंजाइवल प्रोबिंग डेप्थ नोट करोगे पहले, ठीक है। ट्रांसजिंजाइवल प्रोबिंग डेप्थ जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इसके अंदर, जो कि आपको चेक करनी होती है। 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, ट्रांसजिंजाइवल इंटरडेंटल प्रोबिंग डेप्थ एंड द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन। दे मस्ट बी कंसिडर्ड टू इवैल्यूएट द अमाउंट ऑफ अटैच जिंजाइवा दैट विल रिमेन आफ्टर द सर्जरी। और अटैच जिंजाइवा आपके पास लगभग 3 से 4 मिलीमीटर तो होना ही चाहिए, ये 2 से 3 मिलीमीटर तो होना ही चाहिए, नहीं तो हील नहीं करेगा बाद में। नेक्स्ट, 23-year-old मेल प्रेजेंट विद द सडन onset of the severe gingival pain, bleeding on slight touch, foul odor, and punched out interdental papillae, covering with grayish pseudomembrane. Most likely the diagnosis will be what? There is necrotizing ulcerative gingivitis, ठीक है। नक के बहुत ज़्यादा एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड रहता है, सीवियर पेन हो जाती है नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के अंदर, इंटरडेंटल पैपिलरी नेक्रोसिस हो जाती है, पंच्ड आउट पैपिले हो जाते हैं, प्लस देयर इज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, ठीक है। 3 चीज़ें, प्लस देयर इज एडिशनल सपोर्टिंग फीचर्स होते हैं जैसे कि ग्रेस सूडोमेम्ब्रेनस स्लफ, fetid odor, and there will be an acute onset of this condition. Next, the instrument that is shown here is primarily used for what? ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? This instrument is used to quantify the gingival clavicular fluid volume electronically, ठीक है। It's an electrolytic device that is for measuring the amount of fluid collected in the filter paper, जिसे कि हम quantify करते हैं gingival clavicular fluid volume. Next, which immune cell type predominates among leukocytes migrating into the gingival sulcus? सबसे ज़्यादा जो dominating cells होते हैं they are polymorphonuclear neutrophils, PMNLs, ठीक है। They are primary defense cells in the gingival sulcus, dominating cells. Next, a researcher studying biomarkers of the periodontal disease chooses elastase over the alkaline phosphatase. The rationale for this elastase primarily reflects what? Elastase चूज करने का क्या rationale बनता है इसमें? देखो, elastase is neutrophil mediated tissue destruction को देखता है। Elastase is derived from PMNLs and correlates with active connective tissue breakdown, ठीक है। तो जहाँ पे बायोमार्कर फॉर पेरियोडोंटल डिजीज हमें चेक करने हैं, ठीक है, तो वो जो रिसर्चर है वो इलास्टेज को चूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि वो टिश्यू ब्रेकडाउन को, जो पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स हैं उनके रिलेशन में जो एक्टिव कनेक्टेड टिश्यू ब्रेकडाउन है उसे शो करता है, उसकी टेंडेंसी को शो करता है, उसकी लिमिट को शो करता है, कितना ज़्यादा वो ब्रेकडाउन करवा रहा है वो शो करता है। नेक्स्ट, यू हैव बीन टोल्ड बाय योर सुपीरियर टू मार्क अ केस शीट फॉर अ पेशेंट हु हैज़ ग्रेड 2 जिंजाइवल स्वेलिंग। ग्रेड 2 जिंजाइवल स्वेलिंग है, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट क्लिनिकली? देखो, ग्रेड 2 gingival swelling है तो swelling involving both the interdental papilla and the marginal gingiva will be there. Interdental papilla भी involved होगा प्लस marginal gingiva की swelling भी होगी, ठीक है। Gingival swelling can be graded from into 4 types: grade 1, grade 2, grade 3 and grade 0, ठीक है। ग्रेड 0 में कोई भी swelling नहीं होती जिंजाइवा में। ग्रेड 1 में swelling जो होती है वो कन्फाइंड होती है टू द इंटरडेंटल पैपिला रीजन। ग्रेड 2 में जो होती है वो swelling इज इन्वॉल्विंग बोथ द इंटरडेंटल पैपिला एंड द मार्जिनल जिंजाइवा। इंटरडेंटल पैपिला और मार्जिनल जिंजाइवा दोनों को इन्वॉल्व करता है ग्रेड 2 में। ग्रेड 3 में swelling दैट कवर्स 3/4 और मोर ऑफ द क्राउन स्ट्रक्चर। 3/4 या फिर उससे ज़्यादा क्राउन स्ट्रक्चर अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या हो रहा है? इंटरडेंटल पैपिला और मार्जिनल जिंजाइवा इन्वॉल्व हो रहा है। ग्रेड 1 में क्या हो रहा है? सिर्फ इंटरडेंटल पैपिला इन्वॉल्व हो रहा है। और ग्रेड 0 में कोई भी हमारे पास swelling नहीं है, ओके। नेक्स्ट, विच cytokine इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन इन द पेरिडोंटल डिजीज? कौन सा साइटोकाइन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इन द ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन इन द पेरिडोंटल डिजीज? तो आंसर इज रैंकल, ठीक है। रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लिक फैक्टर कापा बी या फिर ऑस्टियोप्रोटियोग्रिन सिस्टम, OPG सिस्टम, वो सबसे ज़्यादा की फैक्टर होता है इन कंट्रोलिंग द बोन टर्नओवर रेट ऑफ जो भी है, मतलब, ठीक है। तो इट इज़ द
cytokine most directly involved in osteoclast differentiation in periodontal disease. Okay. Next, the following image shows epithelium tooth interface to connected by hemidesmosomes along with junctional epithelium. This concept was put forward by who? ये concept किसने दिया था? It was given by Schroeder and Listergarden. ठीक है, it was given by Schroeder and Listergarden. In 1962, Stern showed that the attachment to the tooth surface is through hemidesmosomes. This was supported by extensive studies conducted by Schroeder and Listergarden that revealed that there is structural continuity between the tooth surface and epithelium. Okay. These studies by Schroeder and Listergarden states that epithelium tooth interface was observed to be similar to the epithelium connective tissue interface in that it is by hemidesmosomes and basal lamina. Okay. Basal lamina is always interposed between epithelial cells and crown or root surface, and epithelial cells are united to the basal cells or basal lamina by hemidesmosomes. ठीक है, epithelial cells basal lamina के साथ unite होते हैं by hemidesmosomes. Next, the leukotoxin of Actinomycetes comitans belongs to which toxin family? ठीक है, जो leukotoxin होती है that is belonging to Actinomycetes comitans वो RTX family को belong करती है. It belongs to RTX, that is repeats in toxins family of bacterial toxin. ठीक है, repeats in toxin बोलते हैं इसको RTX को. ठीक है, next. In the multi-species biofilm, Actinomycetes comitans is found at a specific distance from streptococcal cells, allowing metabolic benefit without oxidative damage. Which enzyme is responsible for the spatial positioning of Actinomycetes comitans at a specific distance from streptococcal cells? इसमें आता है डिस्पेरिसिन बी. ठीक है, डिस्पेरिसिन बी. स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस जो है वो peroxide प्रोड्यूस करती है, H2O2 प्रोड्यूस करती है, which is either directly or by host enzyme application can kill Actinomycetes comitans. However, interaction between the oral streptococci and Actinomycetes comitans are not simple, and streptococci may actually promote the growth of Actinomycetes comitans by providing nutrients in form of lactic acid and electron acceptors that enhance the respiratory growth. To obtain the benefits of oral streptococcal products without scumbling H2O2, Actinomycetes comitans regulates the exopolysaccharide degrading enzyme disperesin B to position itself in an optimal distance from streptococcal cells. Next, why is the orange complex considered critical in plaque biofilm development? Orange complex को critical क्यों माना जाता है in plaque biofilm development? Orange complex bridges early colonizers with red complex pathogens. ऑरेंज कॉम्प्लेक्स जो है वो अर्ली कॉलोनाइजर्स को ब्रिज करता है रेड कॉम्प्लेक्स पैथोजेंस के साथ. ऑलराइट, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड क्रिटिकल इन प्लाक बायोफिल्म डेवलपमेंट. नेक्स्ट, द plaque smear under phase contrast microscopy shows filamentous bacteria forming a central core with cocci arranged radially around them. It is resembling a corn cob appearance. Corn cob appearance अगर आ गई तो the central filament is most likely be Corynebacterium matricoti. ठीक है, Corynebacterium matricoti. The described structure, that is filamentous bacteria forming a central core with cocci arranged radially, giving a corn cob appearance, is a classical microscopic structure or feature of dental plaque in corn cob formation. Central filament is form of Corynebacterium matricoti, most characteristic, and sometimes Actinomycetes species, that is peripheral cocci or streptococci is also there. Regarding co-aggregation in dental plaque, all are true except what? Co-aggregation के लिए सारी चीजें true हैं. That is, it involves specific cell surface molecules. Different species have specific co-aggregation partners. Fusobacteria co-aggregate with most oral bacteria. Fusobacteria जो होता है वो co-aggregate करता है with most oral bacteria. ये सारे statements true है. गलत statement क्या है कि co-aggregation occurs only between identical species. ज़रूरी नहीं है कि identical species के बीच में ही co-aggregation होगी. Co-aggregation in the dental plaque is highly specific physical adherence recognition between genetically distinct bacterial cell types which are different from different species or genera. They can be there. It is a key mechanism for formation and development of complex multi-species oral biofilms. Next, which of the following oral bacteria is most commonly associated with IgA1 protease production during early plaque formation? IgA1 के साथ commonly associated कौन सा होता है? That is Streptococcus sanguis. Streptococcus sanguis, formerly known as Streptococcus sanguinis,
अभी उसको सैंगुइनेस भी बोलते हैं, सैंगुस भी बोलते हैं. इट्स अ पायोनियर कॉलोनाइजर ऑफ द acquired pellicle on the tooth surface during early plaque formation and is notable producer of IgA1 protease. This enzyme cleaves host secretory IgA1 antibodies, potentially allowing the bacterium to evade the host's primary mucosal immune defense and survive in the oral cavity. This activity is a key factor in its ability to establish itself as an early and persistent member of the dental biofilm. Next, which periodontal pathogen is known for keystone pathogen in periodontitis relevant to specific plaque theory? Keystone pathogen कौन सा है इनमें से? P. gingivalis is the keystone pathogen. ठीक है, keystone pathogen hypothesis के हिसाब से certain low abundance microbial pathogens can orchestrate the inflammatory disease by remodeling a normally benign microbiota into a dysbiotic one. P. gingivalis is thought to be achieving this by manipulating the host's immune response and altering the composition of oral microbiota, favoring the growth of other pathogenic bacteria. P. gingivalis can modulate the host's immune response and can disrupt hemostasis despite being present in low numbers, supporting both specific plaque and keystone pathogen hypothesis. P. gingivalis. Next, a metabolic diagram shows conversion of propionyl coenzyme A to succinyl coenzyme A. A defect in the vitamin-dependent rearrangement step of the pathway leads to accumulation of methyl malonic acid in blood and urine. Which enzyme or which step is responsible for this? तो इसमें मिथ मेलोनाइल को एंजाइम ए म्यूटेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, मिथ मेलोनाइल को एंजाइम ए म्यूटेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मिथ मेलोनाइल को एंजाइम ए म्यूटेज या फिर विटामिन B12 सेम चीज़ें होती हैं. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस और विटामिन डिपेंडेंट रीअरेंजमेंट ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी मिथाइल मेलोनाइल को एंजाइम ए म्यूटेज में हमारी दिक्कत होगी. नेक्स्ट, लॉक एंड की मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट. लॉक एंड की मॉडल किस किस को एक्सेप्ट करता है? सबसे पहले एंजाइम स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है वो. ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन एलोस्टेरिक रेगुलेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन एंजाइम फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट, Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten constant Km is defined as what? Michaelis-Menten constant is defined as the substrate concentration at which velocity is half of Vmax. ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी से जब हाफ वेलोसिटी रह जाती है दैट इज नोन एज Michaelis-Menten constant. ठीक है, नेक्स्ट, ADP and PI, adenosine diphosphate and phosphate inorganic, are attached to which of the following subunits of ATP synthase? वो बीटा सबयूनिट के साथ जुड़े होते हैं. ADP and PI are attached to beta subunit of the ATP synthase. Next, the enzyme of the citric acid cycle, which is the part of inner membrane of mitochondria, is what? The enzyme of citric acid cycle, which is part of inner membrane of mitochondria, is succinate dehydrogenase. Enzymes of inner mitochondrial membrane include electron carriers, that is complex 1 to 4, ATP synthase and membrane transporters. Complex 2 is succinate Q oxidoreductase, which can directly transfer from FADH2 by converting succinate into fumarate. Next, match the following amino acids with the correct classification. Valine जो है it is an acidic amino acid. Valine acidic amino acid है. Tyrosine is a basic amino acid. Valine is acidic, tyrosine is basic amino acid. Aspartic acid is branched chain amino acid. Aspartic acid is branched chain amino acid and lysine is aromatic amino acid. Lysine क्या है? Aromatic amino acid है. Next, match the following in relation to metabolic fate of amino acid. Leucine का क्या होता है? Leucine is extensively ketogenic. ठीक है, Leucine extensively ketogenic चीज़ बनाता है लास्ट में. ठीक है, एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक बनाता है. ओनली कीटोजेनिक प्रोडक्ट्स विल बी फाउंड बाय ल्यूसिन. जो हमारा एलेनिन है इट इज फॉर्मिंग ग्लूकोज प्रीकर्सर. एलेनिन विल फॉर्म ग्लूकोज प्रीकर्सर. एस्पर्टेट विल फॉर्म ग्लाइकोजेनिक प्रीकर्सर. Aspartate glycogenic precursor, and lysine it will be ketogenic, not exclusively ketogenic but it will be ketogenic. Next, the biochemistry laboratory performs plasma amino acid analysis in a patient suspected to an inborn error of metabolism. At physiological pH, most of the amino acids are found to carry both positive and negative charges, yet they demonstrate no net electrical charge and show minimal migration during the electrophoresis separation. Which term best describes this ionic form of amino acids in the body fluids?
इट इज़ नोन एज ड्यूटेरियन आयन फॉर्म, ठीक है। जो then body fluids amino acid exists predominantly with the protonated amino group and the deprotonated carboxyl group. Although they possess two opposite charges, the charges balance each other out and result in electrical neutrality. Such molecules are called as deuterions, a property that directly influences their solubility, buffering capacity, and migration during the laboratory techniques like electrophoresis. Okay. Next, at the physiological pH of 7.4, the predominant ionic form of amino acid contains what? इसमें COO नेगेटिव होता है और NH3 पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल पीएच जैसे कि दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7.4. अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन एक्वस एनवायरनमेंट वेयर देयर आर ionizable groups that respond to the surrounding pH. The carboxyl group has low pKa around 2, so at pH around 7.4 it is fully dissociated and exists as COO negative. In contrast, the amino group has much higher pKa around 9 to 10. So at the physiological pH it remains at predominantly at protonated as NH3 1 positive. As a result, predominant form of amino acid at physiological pH will carry both the positive and negative charge, that is known as a Zwitter ion structure. Next, a 72-year-old man with tissue biopsy shows accumulation of a yellow-brown granular pigment composed of lipid and protein-rich residual material within the cells. The pigment is believed to contribute in aging changes. What is this pigment? ये जो एजिंग चेंजेस में पिगमेंट इन्वॉल्व होता है दैट इज लिपोफ्यूजन. कौन सा पिगमेंट होता है? लिपोफ्यूजन. लिपोफ्यूजन इज अ एज पिगमेंट और वियर एंड टीयर पिगमेंट विच हैज बीन implicated in aging process. As the cell dies, the lysosomes rupture and release hydrolytic enzymes that result in post-mortem autolysis. Next, newly synthesized proteins are modified and exported by what? Newly synthesized proteins जो होते हैं वो modify और export Golgi apparatus से किया जाता है, ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास देखा जाएगा. नेक्स्ट, इन द गिवन कंपाउंड्स द इमेज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? आपको इथाइल अल्कोहल और दूसरा एक डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है. इनका सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है. सो दीज आर आइसोमर्स, ओके, having the same molecular formula लेकिन उनका structure different है, that is known as isomerism or these are known as isomers. Next, match the list of heterocyclic ring with list associated with vitamin or sugar. Thiophene या फिर थियोफीन. थियोफीन बायोटीन के साथ associated होता है. थियोफीन associated with biotin. Pyrans, pyrans associated with hexoses. Pyran associated with hexoses. Pyridine, pyridine associated with niacin and pyridoxine. Pyridine associated with niacin and pyridoxine. Indole, indole associated with tryptophan. Indole is associated with tryptophan. Next, to detect the pentosuria, which test is done? पेंटोस्यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए आप बायल्स टेस्ट करते हो, BIALS टेस्ट, ठीक है, जिसको ऑर्सिनॉल टेस्ट भी बोला जाता है. ऑर्सिनॉल टेस्ट इज अ स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट और बायल टेस्ट इज अ स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिस्टिंग्विश प्रेजेंस ऑफ पेंटोजेस इन यूरिन विच इज डायग्नोस्टिक इंडिकेटर फॉर पेंटोस्यूरिया, ठीक है. इट इज अ डायग्नोस्टिक इंडिकेटर फॉर पेंटोस्यूरिया. बायल्स टेस्ट में क्या होता है? पेंटोजेस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग HCl टू फॉर्म फर्फ्यूरल डेरिवेटिव्स विच इन टर्न रिएक्ट विद ऑर्सिनॉल to form green colored complex. Bayes test is useful for detection of xylose in urine in essential pentosuria. Next, needle shaped osazones are seen in what? Needle shaped osazones are seen in glucose. Needle shaped osazone कहाँ दिखाई देते हैं? ग्लूकोज के अंदर दिखाई देते हैं. Glucose, fructose, mannose give the same type, that is needle shaped osazones, reducing disaccharides, and also give osazones maltose, that is sunflower shaped lactose powder, puff shaped होता है. Okay. Next, the rate limiting step of pentose phosphate pathway is strongly inhibited by which molecule? Rate limiting step of pentose phosphate pathway is strongly inhibited by NADPH molecule. ठीक है. The NADPH molecule acts as the main feedback inhibitor, preventing the unnecessary production of additional NADPH while cell reducing power is already sufficient. Next, arrange these steps of polymerase chain reaction in the correct order. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के करेक्ट ऑर्डर में क्या स्टेप सकते हैं? सबसे पहले डीनेचुरेशन ऑफ द DNA टेम्पलेट होगी, ठीक है. डीनेचुरेशन ऑफ द DNA टेम्पलेट होगी फर्स्ट स्टेप इन द PCR, जो कि हीटिंग जब हम करते हैं टेम्पलेट की तब होता है 94 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक. फिर अनीलिंग आती है. डीनेचुरेशन के बाद आती है एनीलिंग, जो कि 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, दैट इज टेम्परेचर बीइंग लोअर्ड. फिर आता है एक्सटेंशन बाय DNA पॉलीमरेजेस, ठीक है. एनीलिंग के बाद आता है एक्सटेंशन बाय DNA पॉलीमरेजेस. एक्सटेंशन के बाद आता है डिटेक्शन ऑफ एम्पलीफाइड प्रोडक्ट, ठीक है.
एक्सटेंशन के बाद डिटेक्शन ऑफ द एम्पलीफाइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स। 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर रिमूव्स बल्की डीएनए एडक्ट्स कॉज्ड बाय कार्सिनोजेंस। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यूक्लियोटाइड का जो एक्सचेंज होता है वो रिपेयर कर देता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग द बल्की डीएनए लीजन्स सच एज दोज कैरिड बाय यूवी लाइट और केमिकल कार्सिनोजेंस। मतलब जो केमिकल कार्सिनोजन वगैरह जिसको तोड़ रहे होते हैं डीएनए को, उसको जोड़ने का काम इसका होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज का होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द डैमेज डीएनए और फिर उसकी रीसिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है बेस एक्सचेंज रिपेयर करेक्ट्स सिंगल बेस पेयर म्यूटेशंस। जो बेस एक्सचेंज रिपेयर है वो सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन को करेक्ट कर देता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा है मिसमैच रिपेयर रिस्टोर्स द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग द डॉटर स्ट्रैंड एज टेम्पलेट। मिसमैच रिपेयर जो है वो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को रिपेयर कर देता है यूजिंग द डॉटर टेम्पलेट एज अ क्या, मतलब उसको एक रेफरेंस मान के उस ठीक करने की कोशिश करता है। दैट्स ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, SOS रिपेयर इन बैक्टीरिया is error prone system that can lead to mutagenesis. SOS repair in bacteria is an error prone system, ठीक है, that can lead to mutagenesis. This is also a correct system or correct statement. The SOS response in bacteria is an emergency repair system activated in response to extensive DNA damage. While it allows for repair under stressful conditions, it is a error prone, meaning मतलब कि यहाँ पे it can introduce mutations which can lead to mutagenesis. Alright, तो चारों स्टेटमेंट हमारे पास सही थी। Next, for a patient with hyperlipidemia, lovastatin was prescribed for long-term use. This inhibits what? Lovastatin जो है वो इनहिबिट कर देता है कोएंजाइम A reductase को। ठीक है, HMG कोएंजाइम A reductase को इनहिबिट करवा देता है। Lovastatin primarily inhibits the HMG कोएंजाइम A reductase, that is 3-hydroxy-3-methyl glutaraldehyde coenzyme A reductase, that is key rate limiting enzyme in the liver cholesterol synthesis pathway, effectively lowering the cholesterol by blocking its production. तो ये कोलेस्ट्रॉल को ऐसे लो कर देता है, जैसे उसकी प्रोडक्शन ही रोक देगा। द फॉलोइंग पिक्चर शोज व्हाट। यहाँ पे ये वाली पिक्चर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कोई भी इनहिबिटर आ रहा है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है टूट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन एक सेम साइट के लिए कम्पीट करता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में दूसरी साइड से कोई और इनहिबिटर आ रहा है जो कि जो सबस्ट्रेट है उसके साथ उसको निकालने के लिए एंजाइम के साथ बेटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, सबस्ट्रेट निकल रहा है बाहर और एंजाइम बी के साथ इनहिबिटर जो है वो अपना कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सो इट इज़ द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट, लो KM वैल्यू इंडिकेट्स व्हाट? अ लो KM वैल्यू इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अ लो KM वैल्यू विल इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट thiocyanase belong to enzyme of which class? Succinate thiocyanase, it belongs to the enzyme of the class of ligases. किसको बिलोंग करता है? ligases को बिलोंग करता है। एंजाइम कैटेगरी ऑक्सीडो रिडक्टेज अगर है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाती है। इफ दे आर ट्रांसफरेजेस देन दे लीड टू ग्रुप ट्रांसफर, तो वो ग्रुप ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप टू द वाटर, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू द वाटर हाइड्रोलिसिस करवाती है। ग्रुप 4 आता है लाइएजेस। नंबर 4 एंजाइम कैटेगरी इज लाइएजेस, LYASES। इट डज व्हाट? इट एड्स और रिमूव्स ग्रुप्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड। ये ऐड करता है ग्रुप या फिर रिमूव करता है ग्रुप टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। फिर आते हैं आइसोमरेजेस। आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं, इंट्रामोलिकुलर ग्रुप ट्रांसफर करवाते हैं। और लाइगेजेस लास्ट में आते हैं, दे डू अ फंक्शन ऑफ ज्वाइनिंग 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर, लाइगेजेस। ठीक है, लाइगेजेस। 4th जो है वो लाइएजेस है, ठीक है, ऐड या रिमूव करवाता है। 6th जो है वो लाइगेजेस है, दैट इज इट विल ओनली बी ज्वाइनिंग 2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, विच एंजाइम डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिगलर-नजार सिंड्रोम? क्रिगलर-नजार सिंड्रोम के लिए आपकी UDP ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, UDP ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज इज रिस्पॉन्सिबल। क्रिगलर-नजार सिंड्रोम, हेयर डिफेक्ट इन द कॉन्जुगेशन इन द टाइप 1, that is congenital non-hemolytic jaundice is there. There is severe deficiency of UDP glucuronide transferase. This disease is often fatal and therefore the children die before the age of 2. Jaundice usually appears within the first 24 hours of life. Unconjugated bilirubin level increases to more than 20 mg per deciliter, hence
Kernicterus is resulted. Kernicterus is a form of chronic bilirubin encephalopathy caused by toxic deposition of unconjugated bilirubin in the brain, particularly in the basal ganglia and the brainstem nuclei. ठीक है, इससे क्या होता है कि न्यूबॉर्न के अंदर सीवियर अनट्रीटेड हाइपर बिलिरुबिनियमा का पता चलता है. इट रिजल्ट्स फ्रॉम बिलिरुबिन क्रॉसिंग द इमेच्योर ब्लड ब्रेन बैरियर. इट लीड्स टू परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज टू द ब्रेन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द यूरिन फाइंडिंग्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बिलिरुबिन इंक्रीज कर जाता है, यूरोबिलिरुजन एब्सेंट होता है. ओके, यूरोबिलिरुजन विल बी एब्सेंट. Bile does not reach the intestine, so no urobilinogen formation is there, but conjugated bilirubin will be present in the urine. All right. Next, a 9-year-old child presents with severe pain in the limbs, fever and pallor. उसका पेरिफेरल स्मीयर जो है ऐसे सिक्कल शेप के सेल्स दिखा रहा है. पेरिफेरल स्मीयर में ऐसे सिक्कल कलर के या फिर सिक्कल शेप के आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं. सो व्हाट इज इट? दिस इज द क्राइसिस. After a long journey without adequate hydration, the immediate cause of pain is polymerization of deoxygenated HbS. Dehydration से hypoxia हुआ, hypoxia से deoxygenated HbS पॉलीमराइज कर जाता है. ठीक है, जो HbS है, हीमोग्लोबिन S है, जो सिक्कल वाला हीमोग्लोबिन होता है, वो पॉलीमराइज कर जाता है. That causes vaso-occlusion and ischemic pain. The sickling occurs under the deoxygenated states. The sickled cells form small plug-in capillaries. Occlusion of the major vessels can lead to infraction of the organs like spleen. Death is usually occurring in the second decade of life in these patients. Next, the iron present in functional hemoglobin exists predominantly in which oxidation state? Iron present in the functional hemoglobin exists predominantly in ferrous state, Fe2 positive state. कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है प्रीडोमिनेटली? इट इज प्रेजेंट इन द फेरस स्टेट. Ferrous iron in hemoglobin, the iron atom of the heme occupies the central position of the porphyrin ring. The reduced state is called as ferrous state. Reduced state is known as ferrous state, Fe2 positive, and the oxidized state is known as ferric state. In hemoglobin, iron remains in the ferrous state. Hemoglobin में iron ferrous state में रहता है. Next, bile salts are synthesized in the liver primarily from what? Bile salts liver के अंदर बनते हैं primarily from the cholesterol. किससे बनेंगे? कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे. Next, a 28-year-old woman present with severe recurrent abdominal pain. Severe recurrent abdominal pain है, vomiting है, anxiety है. Multiple imaging modalities are done. Urine is collected and initially colorless, but the urine turns dark on standing. Which enzyme deficiency is present at this presentation? अगर आपका यूरिन टर्न हो जा रहा है डार्क ऑन स्टैंडिंग, मतलब यूरिन एक जगह पर रख दिया आपने, उसको घोल नहीं रहे हो या फिर वो मूव नहीं कर रहा है, तो इट टर्न्स डार्क. तो इट इज़ ड्यू टू porphobilinogen deaminase. Porphobilinogen deaminase की वजह से होता है. Acute intermittent porphyria, it is caused by the PBG deaminase deficiency, leading to accumulation of ALA and PBG. Darkening of the urine on standing is due to the photooxidation of PBG to porphobilin. ठीक है. Next, a patient with nutritional deficiency presents with microcytic anemia. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, माइक्रोसिटिक अनीमिया हो गया है. बायोकेमिकल एनालिसिस शो रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो लेविनिलिक एसिड इन द हीम सिंथेसिस. ठीक है, बायोकेमिकल एनालिसिस में अल्फा अमीनो लेविनिलिक एसिड दिखाई दे रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज बेस्ट एक्सप्लेन्स द फाइंडिंग? यहाँ पर रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी हो गई ऑफ द पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट. ALA synthesis, succinyl coenzyme A and glycine are condensed to form alpha amino levulinic acid. The enzyme ALA synthase is responsible for this. ठीक है, it is a rate limiting enzyme, लेकिन इसको पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट चाहिए रहता है ताकि ये अल्फा अमीनो लेविनिलिक एसिड को बना सके. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो लेविनिलिक एसिड हो रहा है. ठीक है, तो क्या हो गया होगा? तो यहाँ पे जो हमारी रेट लिमिटिंग एंजाइम है उसको पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होगा. So there will be reduced availability of pyridoxal phosphate. Hence, anemia may be manifested in the pyridoxal deficiency. The enzyme ALA synthase, ठीक है, due to the enzyme ALA synthase which is present in the mitochondria. Anemia manifest होगा इस patient में. Next, Von Gerke disease is glycogen storage disorder. Von Gerke disease एक glycogen storage disorder है in which the enzyme deficiency is of what? It is of glucose 6 phosphatase. वॉन गर्के डिजीज़ में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की एंजाइम डेफिशिएंसी रहती है.
Von Gerke disease is a type of glycogen storage disorder in which there is deficiency of glucose 6 phosphatase enzyme. This is glycogen accumulation in liver and renal tubules, that is kidneys become enlarged in this, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया देखा जाता है, एलिवेटेड ब्लड लैक्टेट लेवल्स देखे जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल देखा जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स एंड यूरिक एसिड लेवल्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर, मतलब एलिवेटेड होते हैं थोड़े बहुत. नेक्स्ट, कंसिडर द TCA साइकिल. ठीक है, आप TCA साइकिल में इनिबिटर ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज इज व्हाट. अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज का इनिबिटर जो होता है दैट इज आर्सेनाइट होता है इसका इनिबिटर. ठीक है, एंजाइम और उसका इनिबिटर एकोनाइटेज का इनिबिटर है फ्लोर एसीटेट, नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर है. ठीक है, फ्लोर एसीटेट अगर आ गया तो एकोनाइटेज जो है वो बंद हो जाएगी. ठीक है, इट्स अ नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर. दूसरा है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनिबिटर है आर्सेनाइट. क्या है? आर्सेनाइट इज द इनिबिटर ऑफ दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज. फिर आती है बात सक्सिनाइल और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसमें मैलोनेट कम्पिटिटिव इनिबिटर है, बाकी दो नॉन कम्पिटिटिव थे, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में मैलोनेट जो है वो कम्पिटिटिव इनिबिटर है. नेक्स्ट, एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन बी यूज्ड अप फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट. एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में यूज़ किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है और कीटोन बॉडी सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इट कैन नॉट बी यूज फॉर कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में से आप ग्लूकोज नहीं बना सकते, cannot be converted into glucose. It can convert into fatty acid, it can convert into ketone, it can convert into cholesterol and it can enter the TCA cycle. ठीक है, लेकिन it cannot be ever converted into glucose. ठीक है, कौन सा? एसिटाइल कोएंजाइम है. Next, one of the fates of pyruvate which is acted upon by the pyruvate carboxylase is conversion to what? One of the fate of pyruvate जो कि pyruvate carboxylase से होता है that is conversion into oxaloacetate. ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा. पायरुवेट एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में एलेनिन बनाएगा. पायरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टेट बनाएगा. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसिटेट बनाएगा. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में ऑक्सैलोएसिटेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज में लैक्टेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में एसिटाइल कोएंजाइम है एंड एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज में एलेनिन बनाता है. नेक्स्ट, नेट नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय रापापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल इज हाउ मच. रापापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल में 0 नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं बाय द ग्लूकोज. ठीक है, नंबर ऑफ नेट ATPs प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बोल रहा है. एनारोबिक अगर ग्लाइकोलिसिस होती है तो 2 ATPs आर प्रोड्यूस. एनारोबिक से 2 ATP प्रोड्यूस होंगे. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस अगर होती है तो 7 ATPs विल बी प्रोड्यूस. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस 7 ATPs विल बी प्रोड्यूस. एरोबिक ऑक्सीडेशन अगर हो रही है तो 32 ATPs विल बी प्रोड्यूस. एरोबिक ऑक्सीडेशन में 32 ATPs विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. फिर रैपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल है, उसमें 0 ATP प्रोड्यूस होता है. Rappaport ल्यूबरिंग साइकिल में 0 ATP will be produced. Next, consider the glucose metabolism. Which of the following is not an oxidative pathway? Glycolysis oxidative pathway है. HMP shunt pathway is a oxidative pathway. Uronic acid pathway is a oxidative pathway. ठीक है. Not an oxidative pathway is glycogenesis. Glycolysis है, HMP शंट है, यूरोनिक है, लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस इज नॉट एन ऑक्सीडेटिव पाथवे. ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेटिक पाथवेज में आता है. ग्लूकोज के 2 तरह का मेटाबॉलिज्म हो सकता है, या तो वो सिंथेटिक पाथवे में जाएगा या वो ऑक्सीडेटिव पाथवे में जाएगा. ग्लूकोज इफ गोइंग टू ऑक्सीडेटिव पाथवे देयर कुड बी ग्लाइकोलिसिस, it could be hexose monophosphate shunt pathway, that is HMP shunt pathway, और uronic acid pathway. These are all oxidative pathways. फिर आती है बात synthetic pathways में. Synthetic pathways में we have other carbohydrates जैसे कि galactose, fructose. फिर glycogenesis होता है synthetic pathway के अंदर. glycogenesis, glycogen बनाना. lipogenesis is a synthetic pathway. Synthesis of fat is a synthetic pathway. Non-essential amino acid की production अगर हो रही है तो that is also a synthetic pathway. Next, an adult with scurvy has microcytic hypochromic anemia.
माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन्स द एनीमिया स्पेसिफिक टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, कौन सा मैकेनिज्म जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करेगा एनीमिया को विद द विटामिन सी डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन सी डेफिशिएंसी अगर होगी तो देयर विल बी डिक्रीज्ड कन्वर्जन ऑफ फेरिक टू फेरस आयन, ठीक है, इन द इंटेस्टाइन। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म कम बनेगी इन द इंटेस्टाइन। दिस डेफिशिएंसी will lead to iron malabsorption and secondary microcytic anemia also, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइमरी बायोकेमिकल डिफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मैनिफेस्टेशंस, हाथ काले हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, और जीभ पूरी लाल है, मुंह पे एकदम दफड़ पड़ गए, तो ये किस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है? दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ impaired NAD पॉजिटिव डिपेंडेंट dehydrogenase reactions in the energy metabolism. Impaired NAD positive dependent dehydrogenase reactions in the energy metabolism. Niacin deficiency होती है। Niacin deficiency leads to reduced synthesis of NAD positive and NADP positive, which are essential for multiple oxidation reduction reactions in the carbohydrates, जैसे कि फैट हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया। एनर्जी फेलियर इन रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज प्रोड्यूसेस डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, तीन चीज़ें हो जाती है। अगर नियासिन की डेफिशिएंसी, उससे NAD पॉजिटिव कम बनेगा, NADP पॉजिटिव कम बनेगा, जिससे डर्मेटाइटिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा और डिमेंशिया हो जाएगा, तीन चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट, मैंगनीज इज रिक्वायर्ड फॉर एज अ को फैक्टर फॉर विच एंजाइम? मैंगनीज को फैक्टर रिक्वायर्ड होता है आर्जिनेज के लिए। मैंगनीज को फैक्टर फॉर आर्जिनेज, कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है और कुछ को फैक्टर्स हैं एंजाइम के लिए, ठीक है। कॉपर फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, फेरिक और फेरस, ठीक है। दीज आर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए, कैटालेज के लिए और परऑक्सीडेज के लिए। पोटेशियम इज फॉर पायरुवेट काइनेज एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। पोटेशियम इज फॉर पायरुवेट काइनेज। मैग्नीशियम इज फॉर हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड पायरुवेट काइनेज। मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज के लिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के लिए और पायरुवेट काइनेज के लिए। मैंगनीज है आर्जिनेज के लिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के लिए। मैंगनीज इज फॉर आर्जिनेज एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। हमारा क्वेश्चन किसका था? मैंगनीज का था, तो हमने टिक किया आर्जिनेज। मॉलिबेडनम, इट इज फॉर डाइनाइट्रोजनेज। मॉलिबेडनम फॉर डाइनाइट्रोजनेज। निकल 2 पॉजिटिव फॉर यूरिएज। निकल 2 पॉजिटिव इज फॉर यूरिएज। फिर सेलेनियम इज फॉर ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। सेलेनियम इज फॉर ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। फिर जिंक 2 पॉजिटिव फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A and B. Next, schematic diagram shows enterocyte with apical DMT1 basolateral ferroprotein and हेपास्टिन, ठीक है, मतलब ये एक पाथवे दे रखा है, ठीक है, उसकी इमेज दे रखी है। नाउ पूछा इसमें क्या है कि ब्लॉकिंग हेपेस्टिन वुड प्राइमरली कॉज व्हाट? हेपेस्टिन की प्राइमरली ब्लॉकिंग से इम्पेयर्ड ऑक्सीडेशन हो जाती है फेरस की फेरिक में फॉर ट्रांसफर इन बाइंडिंग। द Fe2 पॉजिटिव देन ट्रांसवर्सेस द इलेक्ट्रोसाइट साइटोप्लाज्म टू द बाइजोलेटरल मेम्ब्रेन वेयर Fe2 पॉजिटिव इज ट्रांसपोर्टेड बाय फेरोप्रोटीन, जो भी इसका पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग हियर इज देयर इज इम्पेयर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव। अब Fe3 पॉजिटिव नहीं बनेगा तो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंडिंग नहीं हो पाती इसके अंदर। नेक्स्ट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इन द बेस सीक्वेंस ऑफ अ DNA प्ले अ रोल इन व्हाट? पैलिंड्रोम्स क्या करते हैं? वो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करवाते हैं। दे हेल्प इन टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, द वॉबल सिंथेसिस अकर्स एट विच पार्ट ऑफ कोडोन? वॉबल सिंथेसिस अकर्स एट द थर्ड बेस पेयर। वॉबल सिंथेसिस कहाँ अकर करती है? थर्ड बेस पेयर पे अकर करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज स्टॉप और टर्मिनेशन कोडोन्स? इनमें से कौन से जो है स्टॉप कोडोन्स की तरह काम करते हैं? 3 कोडोन होते हैं जो किसी भी कोडोन के लिए हम किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इसीलिए वो एक स्टॉप सिग्नल की तरह काम करते हैं। उसमें आता है UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। UAA, UAG एंड UGA, यही 3 कोडोन होते हैं जो कि किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इसलिए दे आर नोन एज टर्मिनेशन कोडोन्स और नॉनसेंस कोडोन्स। नेक्स्ट, इन DNA द कोडिंग रीजन रीड्स एज 5CGT3-, 5CGT3- हमारा कोड है। दिस वुड कोड द RNA एज व्हाट? इसका कोड RNA में क्या बनेगा? तो इसका कोड बनेगा 5-CGU। देखो थायमीन वो हो जाएगा, स्विच कर जाएगा विद द यूरेसिल,
लेकिन बाकी कोड सिमिलर रहेगा। तो इसमें 5CGU हो जाएगा, दैट विल बी 3'। DNA टेम्पलेट, RNA सिंथेसाइज होता है 5' टू 3' के लिए। ओनली वन ऑफ द DNA 2 strands सर्व एज अ टेम्पलेट, ठीक है। RNA टेम्पलेट स्ट्रैंड इन इज द DNA 3' टू 5'। RNA का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो DNA का स्ट्रैंड जो होगा उसका 3' एंड से 5' एंड तक गिना जाएगा। द अदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। इसलिए अब यूरेसिल यहाँ पे आ जाएगा इन द प्लेस ऑफ थायमिन, ठीक है। नेक्स्ट, in the sample of DNA, if adenine is 23%, what will be the amount of guanine present? अगर एडेनिन 23% है तो गुआनिन इसमें 27% रहता है। अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज विद गुआनिन, ATGC, ठीक है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जाता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जाता है। देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ A and T मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ G and C. So in this we have 23% adenine, then the thymine will also be equal to 23%. So adenine plus thymine हमारे पास आ गया 46% टोटल, ठीक है। अब एडेनिन थायमिन टोटल 46% है। अब बाकी बचा गुआनोसिन और साइटोसिन जो कि बाकी 100% बनाने के लिए चाहिए हमें, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 54% बचा हुआ है अभी, ठीक है। 46 + 54 इज 100। तो 54 का हाफ अगर हम करेंगे तो उसमें से आधा गुआनोसिन होगा, आधा साइटोसिन होगा। सो आंसर वी हैव इज 27%। नेक्स्ट, Lesch-Nyhan syndrome is due to deficiency of what? Lesch-Nyhan syndrome, it is due to deficiency of hypoxanthine phosphoryboswell transferase gout. Gout is due to defect of PRPP synthetase, HGPRT और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। नेचर ऑफ द डिफेक्ट में हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। लीश-निहान सिंड्रोम में आपका HGPRT जो है वो उसमें डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। HGPRT में जब डिफेक्ट होगा, दैट इज हाइपोजैंथीन गुआनिन फॉस्फोरिबोसाइल ट्रांसफरेज में जब डिफेक्ट होता है तो उसमें लैक ऑफ एंजाइम अगर हो जाएगा तो उससे लीश-निहान सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। So picture is given with the depigmented patches shown below and associated with biochemical defect involving which enzyme deficiency. तो ऐसा सा एक डिफेक्ट दे रखा है, ठीक है। इसमें कलर चेंजेस हो गए हैं, स्कर्वी जैसा हो गया है, ठीक है। पैचेस आ गए हैं पूरी बॉडी के ऊपर। तो दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू द टायरोसिनेज डिफेक्ट, ठीक है। ल्यूकोडर्मा, व्हेन द टायरोसिनेज और मेलानिन फॉर्मिंग सेल्स और बोथ आर एब्सेंट इन द एपिडर्मिस, ल्यूकोडर्मा और वाइट पैचेस दे रिजल्ट। नेक्स्ट, अ 45-year-old पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग डार्कनिंग ऑफ द यूरिन डेवलप्स ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन, ठीक है। अगर उसका यूरिन ज़्यादा देर तक खड़ा करके रखेंगे, एक जगह रखेंगे, तो वहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन हो जाती है, ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन हो जाती है। इसके साथ साथ देयर इज डिस्कलरेशन इन हिज ईयर कार्टिलेज एंड नेजल कार्टिलेज। दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज ऑन्करोनोसिस, ठीक है। ये मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज का। दिस रिजल्ट्स इन एक्सक्रीशन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड इन द यूरिन। इट इज कंपैटिबल विद फेयरली नॉर्मल लाइफ। द ओनली abnormality इज द ब्लैकनिंग ऑफ द यूरिन व्हाइल स्टैंडिंग। अगर यूरिन एक जगह कर देगा तो वो काला हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। द होमोजेंटिसिक एसिड इज ऑक्सीडाइज बाय पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज टू बेंजोक्विनोन एसीटेट. It then polymerizes into black colored L-captone bodies. By the 3rd or 4th decade of life, patient may develop onchronosis, that is deposition of L-captone bodies in the intravertebral discs or intervertebral discs, cartilage of the nose and pin of the ear, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे कालापन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, द नाइट्रोजन इन यूरिया साइकिल हैज़ इट्स सोर्स फ्रॉम व्हाट? नाइट्रोजन जो यूरिया साइकिल में होता है उसका सोर्स क्या है? उसमें अमोनिया सोर्स है और एस्पर्टेट सोर्स है, ठीक है। द 2 नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द यूरिया आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, वन फ्रॉम अमोनिया एंड अदर फ्रॉम एस्पर्टिक एसिड, ठीक है। जब ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामीन बनाता है, ग्लूटामिक एसिड विल फॉर्म ग्लूटामीन, तो हमारा अमीन जो है NH3 वो पानी बनाता है, ठीक है। अमीन और ATP से अमीन जो ADP और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक बन रहा है, ठीक है, और अमीन से बन जाता है पानी, जिससे कि फाइनली ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बन जा रहा है। ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामीन, बीच में अमोनिया आ रहा है, अमोनिया से बन रहा है पानी, जिसमें कि अमोनिया ग्लूटामिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और ATP को यूटिलाइज करके ग्लूटामीन बना देगा और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक छोड़ देगा, ठीक है। ये अमोनिया ट्रैपिंग है एज ग्लूटामीन। ग्लूटामीन में अमोनिया ट्रैप हो गया। अब ग्लूटामीन में से जब ग्लूटामिक एसिड वापस बनेगा तो पानी यूज़ होगा, तो पानी से दोबारा अमीन बाहर निकल जाएगा और ग्लूटामिनेज एंजाइम इसको काम करेगी, ठीक है। ग्लूटामीन से ग्लूटामिक एसिड जब बनता है तो पानी यूज़ होता है, उससे अमीन बाहर निकल जाता है और यहाँ पे जो एंजाइम लगती है दैट इज ग्लूटामिनेज, ठीक है। नेक्स्ट, 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद जनरलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। जनरलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन है और हेयर
की हाइपोपिगमेंटेशन है सिंस बर्थ, द मोस्ट लाइकली द कॉज इज व्हाट? इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टायरोसिनेज इन मेलानोसाइट्स, मेलानिन पिगमेंट गिविंग सेल्स ब्लैक कलर एंड द स्किन, उसका जो भी कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से आता है। द फर्स्ट स्टेप इज द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द टायरोसिन बाय टायरोसिनेज, इट कंटेन्स कॉपर। The product is dihydroxyphenylalanine, that is DOPA. When tyrosinase is absent from epidermis, leukoderma or white patches result. ठीक है। Graying of the hair is also due to the disappearance of melanocytes from the hair root. In albinism, tyrosinase is absent in melanocytes all over the body. तो albinism में वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर का बच्चा होता है, बाल भी चिट्टे हो गए होते हैं, अंग्रेज पैदा होता है सीधे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड प्रोडक्ट ऑफ HMP शंट पाथवे? End product of HMP shunt pathway is NADPH/FADH. Hexose monophosphate shunt pathway का जो end product है that is NADPH, that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, और ADFADH. ठीक है। Next, a 45-year-old fasting individual maintains his blood glucose level through gluconeogenesis. Which of the following enzymes is unique to gluconeogenesis and is not shared by glycolysis? ठीक है, यूनिक एंजाइम टू ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछा है क्वेश्चन में। इट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बाईपासेस द 3 irreversible steps of glycolysis. The unique enzymes are pyruvate carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxykinase, fructose 1,6-bisphosphatase, and glucose 6 phosphatase. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये सारी यूनिक एंजाइम्स है फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या क्या नहीं है? हेक्सोकाइनेज नहीं है, पायरुवेट काइनेज नहीं है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 नहीं है। ठीक है, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज है। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्या करती है? कन्वर्ट करती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इनटू ग्लूकोज विच इज एब्सेंट इन द मसल्स। ठीक है, और ये चीज़ सिर्फ जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है वो सिर्फ लिवर और किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बायोकेमिकल पाथवे विद द लोकेशन इन द सेल। ग्लाइकोलिसिस कहाँ अकर करता है? ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोसोल, ऑफ द सेल। फिर आती है फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो कहाँ अकर करता है? इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फिर आती है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कहाँ अकर करता है? यूरिया साइकिल अकर करता है इन बोथ साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यूरिया साइकिल इन बोथ साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर फोर्थ आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ अकर करता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसोल, दैट इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो कि बीटा ऑक्सीडेशन हम कहते हैं, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वेरी लॉन्ग चेन्स इन पेरोक्सिसोम्स। यूरिया साइकिल अकर्स पार्टली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यूरिया साइकिल पार्टली इन द माइटोकॉन्ड्रिया अकर करता है। कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन होती है, पार्टली इन द साइटोसोल अकर करता है, पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्टली इन द साइटोसोल। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन होती है, और अगर साइटोसोल में हो रहा है तो आर्जिनिन सिंथेसिस हो जाती है। फिर आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ये फ्लैप मैच करने में मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप कहाँ यूज होता है? मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप इज यूज्ड विद द इंटरनल बेवल इंसिजन विद मिनिमल टिश्यू रिमूवल। मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप, इंटरनल बेवल इंसिजन विद मिनिमल टिश्यू रिमूवल। ठीक है, फिर आता है अपाइकली डिस्प्लेस्ड फ्लैप। अपाइकली डिस्प्लेस्ड फ्लैप इज द फ्लैप यूज्ड टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा। अपाइकली डिस्प्लेस्ड फ्लैप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फ्लैप यूज़ करना होता है टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अटैच्ड जिंजाइवा, अपाइकली डिस्प्लेस्ड फ्लैप। फिर आता है म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप। म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप फुल थिकनेस फ्लैप होता है फॉर एक्सेस एंड डिब्राइवमेंट। फुल थिकनेस फ्लैप फॉर एक्सेस एंड डिब्राइवमेंट इज म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप। फिर आता है डी, दैट इज लेटरल पोजिशनल फ्लैप। लेटरल पोजिशन फ्लैप, इट इज यूज टू कवर एक्सपोज्ड रूट्स और जिंजाइवल रिसेशन। लेटरल पोजीशन फ्लैप हम एक्सपोज रूट को कवर करने के लिए या फिर जिंजाइवल रिसेशन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ पेडिकल फ्लैप यूज्ड इन रूट कवरेज प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेंटोज फॉर्म्ड इन HMP शंट पाथवे इज व्हाट? पहली पेंटोज जो HMP शंट पाथवे के अंदर बनती है दैट इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट। कौन सी बनती है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड द मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप टेक्निक? मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप टेक्निक वाज डिस्क्राइब्ड बाय रैमफोर्ड एंड निसल। ठीक है, रैमफोर्ड एंड निसल, उन्होंने मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप टेक्निक
डिस्क्राइब करी थी। स्टैंडर्ड पोजीशन है टू एक्सेस द डीप पॉकेट्स, डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स, उनको क्लीन करने के लिए, उनको डिब्राइव करने के लिए, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्टिंग द जिंजाइवल फ्लैप एंड एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग बोन फॉर थॉरो डिब्राइवमेंट। नेक्स्ट द पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट प्लान यूजली एस्टेब्लिश्ड आफ्टर व्हाट। देखो पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट प्लान आपका आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ही आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पैलेटोग्लॉसस मसल इज सप्लाइड बाय व्हाट। पैलेटोग्लॉसस मसल इज सप्लाइड बाय फेरेंजियस मसल और फेरेंजियल plexus of muscles. Palatoglossus by pharyngeal plexus of muscle. Next, the base of submental triangle is formed by what? Base of submental triangle का जो base होता है that is formed by hyoid bone. Base of submental triangle are formed by hyoid bone. Next, what is gingipain? Gingipain is a group of proteases produced by P. gingivalis. Group of proteases produced by P. gingivalis are known as gingipain. ठीक है. Next, a strain of actinomycetes A. comitans produces high amount of leukotoxin. ठीक है. स्ट्रेन ऑफ AA जो है वो हाई अमाउंट ऑफ ल्यूकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. तो कौन सा स्ट्रेन होता है? दैट इज सीरोटाइप B एंड स्ट्रेन JP2. स्ट्रेन का नाम है JP2 जो कि हाई अमाउंट ऑफ ल्यूकोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है JP2 एंड इसका सीरोटाइप है B. सीरोटाइप B एंड स्ट्रेन इज JP2. नेक्स्ट, ऑर्गेनोलेप्टिक रेटिंग इज डन टू असेस व्हाट? ऑर्गेनोलेप्टिक रेटिंग जो होती है दैट इज डन टू असेस ओरल माल ऑर्डर. Organoleptic rating done to assess oral malodor. Next, पेरियोस्टैट क्या होता है? पेरियोस्टैट इज अ 20 मिलीग्राम कैप्सूल ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट. ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट का जो 20 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है दैट इज नोन एज पेरियोस्टैट. नेक्स्ट, स्ट्रेन यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन इज व्हाट? BCG वैक्सीन के लिए जो स्ट्रेन यूज किया जाता है दैट इज डैनिश 1331. BCG वैक्सीन स्ट्रेन यूज्ड इज डैनिश 1331. Next, techniques of increasing the width of attached gingiva are all except what? कौन कौन सी टेक्निक होती हैं? फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट कर सकते हैं, अपाइकली डिस्प्लेस फ्लैप कर सकते हैं, MARF कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, लेकिन सब एपिथेलियल CTG cannot be done. ठीक है, MARF का मतलब होता है मॉडिफाइड अपाइकली रीपोजिशनड फ्लैप. ठीक है, फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट आपकी इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा का टेक्निक है. अपाइकली डिस्प्लेस फ्लैप भी इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा का टेक्निक है. MARF दैट इज मॉडिफाइड अपाइकली रीपोजिशन फ्लैप, ये भी इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा की एक टेक्निक है. लेकिन सब एपिथेलियल CTG जो है वो टेक्निक नहीं है फॉर इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा. नेक्स्ट, ओल्ड नेम ऑफ कैम्पाइलोबैक्टर रेक्टा इज व्हाट? पुराना नेम कैम्पाइलोबैक्टर रेक्टा का है वॉलिनेला रेक्टा. ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर रेक्टा का पुराना नेम है वॉलिनेला रेक्टा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग पैसिव इरप्शन ऑफ अ टूथ द एंटायर जंक्शनल एपिथेलियम प्रोलिफरेट्स फ्रॉम द क्राउन ऑनटू द रूट्स एंड लाइज ऑन सीमेंटम इन व्हाट? पैसिव इरप्शन जब टीथ की होती है तो जंक्शनल एपिथेलियम जो होता है वो प्रोलिफरेट करता है. ठीक है, फ्रॉम क्राउन टू द रूट एंड लाइज ऑन द सीमेंटम इन स्टेज 4. ठीक, कौन सी स्टेज में होती है? ये स्टेज 4 में होता है. नेक्स्ट, कंप्लीट रिपेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आफ्टर सर्जिकल जिंजिवेक्टोमी टेक्स प्लेस अबाउट हाउ मेनी वीक्स? कंप्लीट रिपेयर कनेक्टिव टिश्यू का आफ्टर सर्जिकल जिंजिवेक्टोमी वो लगभग 7 हफ्ते तो लगाता है, मिनिमम 7 वीक्स इट टेक्स. सेपरेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 8 बाय पॉरीफायरिमोनास जिंजिवालिस इज बाय व्हाट? Separation of interleukin 8 by porifermonas gingivalis, it is by chemokine paralysis. It is by chemokine paralysis. Next, the most effective and stable grasp for all periodontal instruments. सारे periodontal instrument के लिए most effective और stable grasp कौन सा होता है? It is modified pen grasp. Next, which of the following biomaterial is not an alloplastic material? Not an alloplast वो है इसमें. ठीक है, तो alloplast कौन सा नहीं है? Chitosan is not an alloplastic biomaterial. ठीक है, एलोग्राफ्ट हमारे पास होते हैं जैसे कि डीमिनरलाइज फ्राइज्ड बोन या फिर फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट. ठीक है, ये एलोग्राफ्ट आ गया हमारे पास. जीनोग्राफ्ट होते हैं एनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बोवाइन बोन या हाइड्रोक्सी एपेटाइट, दीज आर जीनोग्राफ्ट. एलोप्लास्टिक मटेरियल्स आर ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बायोएक्टिव ग्लास पॉलीमर्स, हार्ड टिश्यू रिप्लेसमेंट पॉलीमर, कोरालिन, कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर एलोप्लास्ट. फिर आते हैं पॉलीमर्स एंड कॉलेजन्स. पॉलीमर्स एंड कॉलेजन में कॉलेजन आता है, पॉलीलैक्टाइड को पॉलीग्लाइकोलाइड आता है, मिथाइल सेलुलोज, हाइलोरोनिक एसिड एस्टर एंड काइटोसैन, ये सारे पॉलीमर एंड कॉलेजन के अंदर आते हैं. तो हमारा काइटोसैन जो ऊपर आंसर हमने दिया दैट इज अ पॉलीमर. ठीक है, पॉलीमर एंड कॉलेजन के अंदर आता है काइटोसैन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑसियस सर्जरी. ठीक है, ये चिजल जैसी दे रखी है कुछ,
जो कि ऑशियस सर्जरी में यूज़ की जाती है. दिस चिजल इज बीइंग यूज्ड इन द ऑशियस सर्जरी. इट इज़ ऑशियन बेन चिजल. ठीक है, ये चिजल जो है वो ऑशियन बेन चिजल. ऐसे से इनका देखो मार्किंग, देखो इसका बाहर को ऐसे कटिंग मार्किंग है और ऊपर वाला एंड जो है ये कटिंग वाला है. दीज आर ऑशियन बेन chisels. Next, osteoclastic resorption following full thickness flap reaches peak at what? Osteoclastic resorption following full thickness flap reaches a peak at 4 to 6 days. ठीक है, full thickness flap आपने रीच कर दिया, which denude the bone. It result in the superficial bone necrosis after 1 to 3 days. तो superficial जो bone हवा के contact में आई थी उसकी necrosis हो जाएगी after 1 to 3 days. Osteoclastic resorption follows and reaches a peak at 4 to 6 days, and then this resorption will decline धीरे धीरे. This results in the loss of bone of about 1 millimeter cube. यहाँ पे जो loss of bone होता है that is 1 millimeter cube. The bone loss is greater if the bone is thin. जितनी ज़्यादा thin bone होगी उतना ज़्यादा उसमें bone loss देखा जाएगा. जितनी ज़्यादा बड़ी bone होगी उसमें उतना comparative bone loss कम देखा जाएगा. ठीक है, रेशो कम देखा जाएगा resorption का. Next, during healing after gingivectomy procedure, the epithelial activity at the margins reach at its peak when? Epithelial activity जो है वो 24 से 36 घंटे के अंदर अपनी पीक पे पहुंच जाती है. After 12 to 24 hours, epithelial cells of the margins of the wound they begin to migrate over the granulation tissue. Epithelial cells किसके ऊपर migrate करना start कर देते हैं? Granulation tissue के ऊपर. Thereby separating it out from the contaminated surface layer of the clot. ठीक है. Epithelial activity at the margin reaches at about its peak at 24 to 36 hours. All right.